नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय ग्रुप डी की काफी लाखों में वैकेंसी निकली हुई है। तो हमारे ही एक मित्र थे जो कि ग्रुप डी के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ था आज से लगभग 5 साल पहले, और उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल कर आज वो एएलपी के पद पर हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जिनका नाम है रमेश बाबू। तो आज वो हमारे साथ कॉल पर कनेक्ट हैं और उनसे जो है हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ग्रुप डी में भी कौन सी पोस्ट प्रीफरेंस आपको देनी चाहिए और साथ में उनका क्या अनुभव रहा 5 साल के लिए। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ग्रुप डी की पोस्ट है बहुत ही मतलब घटिया काम करवाएंगे या कुछ ऐसा करवाएंगे जो कि उनके मतलब काबिल नहीं होगा। तो इस तरीके की सारी बातें जो है, सारे कंफ्यूजन जो है, वो आपके बिहाफ पर मैं रमेश बाबू जी से पूछूंगा और उनसे आंसर पाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ी जॉब के बारे में क्लियरिटी हो पाएगी। तो अभी हमारे साथ कॉल पे कनेक्ट हैं रमेश बाबू जी। तो रमेश बाबू जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी नमस्कार जी। हाँ, तो रमेश बाबू जी, आप जो हैं इस समय किस पद पे कार्यरत हैं? जी मैं अभी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इससे पहले ये आपने जो एग्जाम दिया था वो डायरेक्ट एग्जाम था या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम था? नहीं, इससे पहले मैं ग्रुप डी में मेरा हुआ था सिलेक्शन। जी। फिर उसके बाद मैं तैयारी करता रहा। फिर उसके बाद मैंने इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, तब फिर मैं इसमें आया। अच्छा, तो यानी कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम। अच्छा, ये बताएंगे आप जो ग्रुप डी का आपका सिलेक्शन हुआ था वो किस जोन से हुआ था? वो एनईआर से हुआ था, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर का जो एनईआर बोर्ड है वहां से आपका सिलेक्शन हुआ था। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है आप कितने मतलब महीने हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं जब आप लोको पायलट में आए हैं? लोको पायलट ज्वाइन किए हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया। उसमें 8 महीने लगभग ट्रेनिंग हुई। जी। फिर उसमें 2 महीने से ज्यादा मुझे हो गया अभी ज्वाइन किए हुए। जॉब कर रहा हूँ अब मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हुई थी, तो हम्म। उससे पहले मतलब ज्वाइनिंग के बाद कोई ट्रेनिंग वगैरह भी कराई गई थी आपको? नहीं, वो अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह से होता है। हमारा जो सिग्नल विभाग था जिसमें मैं हेल्पर खलासी था, जी। वो उसमें जो है ट्रेनिंग नहीं होती थी हम लोगों की। अच्छा, उसमें ट्रेनिंग नहीं थी। हाँ। तो फिर काम जो है मतलब कैसे सिखाया गया आपको कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये कैसे पता चला? काम तो सीखना ही था उसमें। काम तो जैसे उन लोगों के साथ रहना था, तो उनको सबसे पहले तो उनका टूल्स वगैरह लेके जाना था। फिर उस टूल्स वगैरह से मतलब वही टूल्स का काम था। वो जो बताते थे ये दीजिए हमको और ये काम करना है इस तरह से, तो वैसे ही करते थे। वही एक तरह की ट्रेनिंग थी हमारी। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। और ये बताएं कि जब आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, मतलब आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया इसकी जो ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने के लिए? नहीं, ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने के लिए मैंने कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। मैं घर पे ही कुछ मतलब अपना प्राइवेट काम करता था, नौकरी जॉब वगैरह, और ऐसे ही तैयारी करता था अपने आप से। मतलब नौकरी पर रहते हुए जहां पर आप जॉब करते थे साथ में ही तैयारी कर रहे थे? हाँ हाँ, प्राइवेट जॉब करता था। रुद्रपुर में ईपीसी कंपनी था, अच्छा। उसमें आईटीआई किया था मैंने, तो आईटीआई बेस पे करता था। हाँ, नहीं देखिए, ये जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग के दिमाग में इस तरीके की मिथ है कि जो लोग जॉब करते हैं वो कहीं और नौकरी नहीं निकाल सकते या गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं निकाल सकते। तो आप एक तरीके से प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हैं कि जॉब के साथ में आपने तैयारी करके एग्जाम निकाला था। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं था मुझे, अच्छा। क्योंकि पिताजी एक्सपायर हो चुके थे जी। और घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से मुझे कोई सपोर्ट था नहीं, तो मैं खुद ही तैयारी के लिए कोचिंग कहाँ से लगाता। हम्म। मैं खुद ही अर्निंग करता था खुद ही। घर में 2 बहन भाई और भी थे मुझसे छोटे, अच्छा। तो पढ़ाई का खर्चा था मेरे ऊपर। तो आपके माता पिता का देहांत कब हो गया था? ये पिताजी का तो 98 में हो गया था, और मम्मी 2006 में एक्सपायर हो गई थी। ओहो। तो फिर इसलिए जो है मतलब कोई गाइड वगैरह करने के लिए ऐसा कोई था नहीं, है ना? हाँ, हम्म, एक मेरे भाई की रेलवे में, वो अच्छा। जो भाई हैं जी। वो मुझे गाइड करते थे बस। तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़े भाई का आपके पे सपोर्ट रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, बड़े भाई का बहुत सपोर्ट रहा। वो गाइड करते थे। भले वो मुझ कहते भी थे कि जॉब करना है तो वो लोग तैयारी करते रहो, हम्म, जरूरी नहीं। उनको भी जॉब मिली थी, तो उन्होंने भी कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं की थी। अच्छा। उन्होंने भी घर से ही तैयारी की थी। तो यानी कि अगर कहा जाए कि सेल्फ स्टडी अगर की जाए तो नौकरी पाई जा सकती है। हाँ, कह नहीं पाते, ये वो अच्छे से कर सकती नौकरी।
तो और एक चीज ये बताएं कि जो नौकरी आप मतलब तैयारी कर रहे थे और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले ये बात आपने किसे बताई? तो ये सबसे पहले मैंने अपने भाई को ही बताई ये बात। अच्छा। हम्म, तो तो भैया खुशी हुई? खुश हुए फिर। हाँ, बोले चलो ठीक है हो गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो गया है तो अब और अच्छे के लिए तैयारी करते रहो? हाँ, तो उनने ही तो कहा था कि जरूरी नहीं है ग्रुप डी में अभी ज्वाइन करो, हम्म। हो सकता है और भी हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, ज्वाइन तो कर ही लेता हूँ मैं, हम्म। और फिर बाद में देखा जाएगा। बोले ठीक है, हाँ इसमें भी तो डिपार्टमेंटल निकलता ही है, हम्म। फिर उसकी तैयारी करते रहना आप। हम्म। तो मैंने कहा, बोले ठीक है ज्वाइन कर लो तब तक। अच- अच्छा, एक चीज और है जो कि कही जाती है खासकर सरकारी नौकरियों के बारे में कि हम्म, इसमें पैसे की जरूरत होती है, कोई जुगाड़ की जरूरत होती है। क्या आपने भी किसी तरीके का कोई पैसा वगैरह दिया? नहीं, वो जो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं लोग, ऐसा है कुछ नहीं। अच्छा। और उनका पैसा जो हम, मेरे हिसाब से तो जो लोग देते हैं वो खाली पैसा बर्बाद होता है और कुछ नहीं। अच्छा। वो लोगों का इस तरह से है कि 10 लोगों का पैसा ले लिया, किसी का एक का अपने आप हो जाएगा, है तो वो पैसा उनका हो जाएगा, बाकी का भी ऐसे ही उल्टे सुलटे करके लौटाएंगे, हम्म। पूरा पैसा भी नहीं लौटाएंगे। क्योंकि आदमी एक तो केस भी नहीं कर सकता है उन लोगों पे, क्योंकि उनने ऐसे काम के लिए पैसा दिया है। हम्म। तो इस तरह से पैसा नहीं फंसाना चाहिए अपना। और पैसे से जॉब नहीं मिलती है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जॉब तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी बताया कि इस तरीके के मतलब स्कैम होते रहते हैं। लोग आपको लालच देंगे कि नौकरी दिला देंगे, मगर आप ऐसे जालसाजों के में ना फंसें उनके जाल में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए रमेश बाबू जी कि इसके अंदर जो पोस्टें हैं, अगर हम ग्रुप डी में भी कहें तो इसके अंदर कई सारी पोस्टें हैं, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट लोको स्टेट। तो आपकी जो पोस्ट रही है वो किस में रही थी? मेरी सिग्नल में हेल्पर था, मैं एसएनटी बोलते हैं उसको, एसएनटी सिग्नल अच्छा, असिस्टेंट। इसके अंदर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम ये वाली पोस्ट थी आपकी? जी। अच्छा। अच्छा, और अगर इसमें ये पूछा जाए क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो कौन सी रहेगी ग्रुप डी के अंदर? ऐसे तो जिसमें सिलेक्शन हो जाए वो ठीक ही है, लेकिन ये है उसका प्रेफरेंस अगर देना चाहते हैं जी। तो उसमें पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है वो ज्यादा बेस्ट समझते हैं हम लोग। क्योंकि इसलिए समझते हैं, एक तो उसका काम स्टेशन में रहता है। ओके। हम्म। और काम मतलब छाव में ही होता है, उसको बाहर गर्मी में ज्यादा जाना पड़ता नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये है, उसका प्रमोशन का चांस होता है, वो डायरेक्ट मतलब पहले तो 1900 ग्रेड पे मिलेगा उसको। जी। फिर उसके बाद उसको मतलब जब भी उसके विभाग में वैकेंसी निकलेगी तो वो स्टेशन मास्टर और गार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो तो अगर देखा जाए उसके तो लिए पॉइंट्समैन की जो जॉब है वो एक तो हाँ। स्टेशन पे ही रहने वाली है ना? हाँ। और साथ ही ये जो उनका प्रमोशन होगा, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, तो हाँ। क्योंकि वो स्टेशन मास्टर के साथ काम करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस भी होता है। और हाँ। स्टेशन मास्टर पे भी एग्जाम निकाल सकते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे है। हाँ। और या तो फिर अगर वो चाहे तो गार्ड के लिए भी एग्जाम लिख सकते हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा, मान लीजिए अगर पॉइंट्समैन पे किसी का नहीं हो पाता है, किसी और पद पे हो जाता है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम तो फिर भी दिए जा सकते हैं? हाँ, तो दो तरह का एग्जाम होता है, एक तो अपने ही विभाग में होता है, जी। तो वो तो बैठ के डाल सकते हैं हम लोग, जैसे अपने ही वही विभाग वाला ही डाल सकता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर के लिए निकला तो पॉइंट्समैन ही डाल सकता है उसके लिए। हम्म। हम्म। एक आता है जीडीसी एग्जाम, जी। तो उसमें जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हम्म। तो उसमें सभी विभाग के लोग सभी विभाग में डाल सकते हैं। अच्छा। जैसे मैं आया हूँ, मैं सिग्नल से आया हूँ, हम्म। और अभी मैं मान लीजिए ये मैकेनिकल आता है हमारा, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम तो है, हाँ। मैकेनिकल में आता है, तो मैकेनिकल में आ गया अब मैं। हम्म। तो इस तरह से अगर इस तरह का एग्जाम देके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके आप किसी भी विभाग में जा सकते हैं। हम्म। तो यानी कि ये मान लीजिए अगर कोई ग्रुप डी के अंदर एंट्री लेता भी है तो वो 3-4 साल के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जो है अपने अच्छे पद पर आ सकता है, जो कि ग्रेजुएट लेवल के होते हैं। हाँ, अभी देखिए, अभी मैंने एक और जीडीसी का एग्जाम दिया है, तो मैं उसमें प्री में स्टेशन मास्टर का क्वालिफाई किया हूँ। अच्छा। अब उसका देखिए दोबारा मेन एग्जाम होगा फिर से। अच्छा। अच्छा, हाँ, तो यानी कि ये है डिपार्टमेंट। कि आप एक बार अगर रेलवे में ग्रुप डी के तहत चले जाते हैं तो आपके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम का एक रास्ता खुला रहेगा हमेशा। ठीक है। अच्छा, जो इसकी जो सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सैलरी में रहेगी मतलब लेवल 1 की है ना, यानी कि 18,000 बेसिक। हाँ, तो क्या सैलरी लगभग कितनी बन जाती है इसमें, आप बताएंगे कुछ? अब उसमें
देखिए HRA हम लोगों को 8% सिटी के हिसाब से मिलता है, हम्म 8, 16, 24%। हम्म तो उस हिसाब से, और फिर उसके बाद DA मिलता है हम लोगों को। हम्म फिर मतलब अगर नाइट ड्यूटी आप अलग से किए हैं तो उसका ND अलग से, नाइट अलाउंस अलग से मिलता है। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए उसमें ड्यूटी किए हैं कहीं, जैसे त्योहार वाले दिन, तो उसका अलग से मिलता है। अच्छा। क्योंकि त्योहार में तो ट्रेन तो हर दिन चलती है, तो त्योहार में भी चलेगी, तो उस दिन भी सभी लोग छुट्टी ले लेंगे, त्योहार मनाएंगे। हाँ तो फिर ट्रेन कैसे चलेगी? तो उसका ट्रेन भी चलेगी, तो उसके लिए हम लोग काम भी करते हैं, तो उसका पैसा भी हम लोगों को अलग से मिलता है। अच्छा अच्छा। तो यानी कि फिर भी आप अंदाजा बताएंगे कि कितने तक बन जाती होगी? हाँ, और इसके अलावा अगर हम लोग अपना स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन पे काम करते हैं तो उसका टीए मिलता है हम लोगों को, ट्रैफिक अलाउंस। तो उसके लिए हम लोगों अगर कोई 1800 ग्रेड पे में है तो एक दिन का जो है उसको 525 रुपए, 510 रुपए मिलेगा। अच्छा। हाँ, और अगर 1800, अगर 4200 ग्रेड पे में है वो, तो उसको 925 रुपए मिलेगा एक दिन का। अच्छा अच्छा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक अमाउंट बता दें, 30,000, 28,000 लगभग कितना बन जाता है? 25,000 के आसपास बन जाता है हम लोगों का। 25,000? हाँ, 25,000 पे हो जाता है सब चीज लगा के। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब 25,000 तक जो है इसमें तनख्वाह बनेगी ही बनेगी, है ना? हाँ, और छुट्टी वगैरह जो है आपको कितनी मिलती थी वहां पर, साल में कितनी थी? हम लोगों को 10 LHCL मिलता है, जो कि हम लोगों को साल में खर्च करना है। अच्छा। तो उसका बाद में अगली साल में जुड़ेगा नहीं। हम्म उसके बाद 30 LAP मिलता है, जो हर साल अगर नहीं भी खर्च करेंगे तो वो हर साल जुड़ता जाता है, उसका पैसा मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है। हाँ, उसके बाद 10 मतलब हाफ LHAP 20 मिलता है। और उसके बाद 12 जो हम लोगों की जो वैसे अवकाश होते हैं, सार्वजनिक अवकाश, वो मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तो छुट्टी तो लगभग देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नॉर्मली 30 EL मिलती हैं वो तो वहां मिलती ही हैं, है ना? हाँ, वही। इसके अलावा जैसे कि आपने मान लीजिए छुट्टी में काम किया तो उसके बदले आपको कोई ना कोई छुट्टी दी जाएगी। हाँ, अगर रनिंग में नहीं है आप, रनिंग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन रनिंग के अलावा और किसी विभाग में है, जैसे सिग्नल में है आप, और मैन है, कुछ भी है, ग्रुप के तौर पे अगर आप हैं, तो उसमें जो है आप अगर मान लीजिए आपका जिस दिन रेस्ट है उस दिन अगर आप ड्यूटी कर लेते हैं, तो उसके बाद अगले वाले रेस्ट के साथ एक रेस्ट और ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि देखिए अभी अलग अलग जोन से वैकेंसी निकल रही हैं और लोग अलग अलग जोन में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कट ऑफ की वजह से, मगर हर पर्सन ये चाहता है कि उसे होम टाउन पोस्टिंग मिल जाए। तो इसमें ट्रांसफर मतलब कितने साल बाद हो सकता है? ट्रांसफर का प्रोसेस तो अब 6 महीने बाद ही कर सकते हैं आप, तुरंत। अच्छा। 6 महीने की सर्विस हो गई वो कंप्लीट, तो उसमें 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर जा सकते हैं, अगर आपको म्यूचुअल कोई मिल जाता है साथ वाला, जी। तो उससे मतलब अर्ली हो जाती है, वही म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं उसको। ठीक है। और अगर म्यूचुअल नहीं मिलता है आपको, तो आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अच्छा। तो ऑन रिक्वेस्ट के लिए आपकी 3 साल सर्विस होनी चाहिए कंप्लीट। तो ऐसे में जोन भी चेंज हो जाता है? हाँ, जोन कहीं भी जा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी जोन में। तो ठीक है, यहाँ पर आपने हमें ट्रांसफर के बारे में बताया, छुट्टियों के बारे में बताया, डिपार्टमेंटल एग्जाम के भी बारे में बताया और साथ में सैलरी के बारे में भी बताया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि जो रेलवे में आप एम्प्लॉय हैं, तो एज ए रेलवे के एम्प्लॉय आपको क्या फैसिलिटी मिलती है जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को नहीं मिलती है? और वो बाकी सेंटर वालों को तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे पास मिलता है हम लोगों को। अच्छा, तो मतलब ये साल में कितने बार मिलता है पास? पास देखिए, शुरू में अगर आप 5 साल पूरे हो जाते हैं तो 3 पास मिलते हैं आपको। जी। तो शुरू में 5 साल से पहले हर साल एक पास मिलता है। हाँ। अच्छा, तो ये कितने महीने के लिए वैलिड होता है ये पास जो है? ये वैलिड होता है, पहले तो 4 महीने वैलिड होता था, 5 महीने वैलिडिटी कर दी उसकी। अच्छा, ये पास जो है वो सिर्फ आपके लिए है या फिर आपके फैमिली मेंबर के लिए भी है? तो जो हम लोगों पे आश्रित हैं उनके लिए है, जैसे पिता को आश्रित नहीं माना जाता है। अच्छा, डिपेंडेंट है आपके ऊपर। हाँ, माँ अगर विधवा है माँ साथ में, तो उनको दिया जाएगा, उनका भी नाम जुड़ जाता है उसमें।
अगर बहन भाई, अगर जैसे पिताजी नहीं है आपके और बहन भाई हैं और उनकी एज जो है 20 साल या 22 साल से कम है, तो वो भी उसमें आ जाते हैं। और अगर अगर और आपके बच्चे, आपकी पत्नी और आपके बच्चे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आपने काफी कुछ हमें बताया। और साथ में जो मेरा अंतिम क्वेश्चन है, जो सभी लोग जानना चाहेंगे कि जो लोग इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन मान लीजिए किसी का 1 नंबर से रह जाता है, किसी का 2 नंबर से रह जाता है, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बस वो तो यही कहेंगे कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए और इस बार जो आपकी कमी रही है उसको ध्यान में रखिए और उसी तरह से तैयारी को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर करिए बढ़िया से, क्योंकि जरूरी नहीं है लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग करके ही उनका जरूरी है कि कोचिंग होने के बाद ही सिलेक्शन हो। अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं तो बढ़िया से मेहनत समय दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। अच्छा अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि तैयारी करते रहें, हिम्मत ना हारें, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ जरूर मिलेगी। ठीक है रमेश बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आपके इस छोटे से इंटरव्यू की वजह से ही आप देखिए काफी लोग जो है इस जॉब के बारे में काफी जाने होंगे और काफी कुछ जानने को मिला होगा और आगे जो है पढ़ाई के लिए भी काफी मोटिवेटेड रहे होंगे। तो एक चीज लास्ट में अगर आप मुझे बता पाएं कि जो आपकी पृष्ठभूमि है वो आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं? ना, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो जो हमारे मतलब फिजिकल वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी जब फिजिकल हुआ था इसका? फिजिकल में वैसे लोग बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है गांव वाले रहने वाले लोग जो गांव में काम वाम करते हैं अपने खेतों में, जी, तो उन लोगों को दिक्कत बहुत कम होती होगी, क्योंकि मैं मुश्किल से 15 से 20 दिन प्रैक्टिस किया हुआ। उस समय 1.5 किलोमीटर दौड़ होती थी जब मैंने एग्जाम दिया था तब। अच्छा, अब 1 किलोमीटर ही होती है। और पहले उस समय 1.5 किलोमीटर था, 6 मिनट में भागना पड़ता था। तो मैं 15-20 दिन में ही मैं गया था, फिर 15-20 दिन दौड़कर तो मेरा निकल गया था बहुत आराम से। अच्छा, तो यानी कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उन्हें ऐसी कोई फिजिकल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो काम वाम करते रहते हैं और दौड़ भाग होती रहती है उनकी। समझ गए। ठीक है रमेश बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और अगर कोई भी क्वेरी हमारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से होती है तो मैं आपसे पूछकर उन्हें रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।